इससे पहले हम लोग पढ़े थे एनर्जी का एक्सचेंज, किस टाइप से एनर्जी एक्सचेंज करता है। एनर्जी कभी भी सिस्टम अगर एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग से तो दो फॉर्म में करेगा, या तो वर्क के फॉर्म में करेगा या फिर वो हीट के फॉर्म में करेगा। वर्क के फॉर्म में अगर करता है तो वहां पे या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर सपोज करिए एक्सपेंशन होता है तो उस केस में वर्क जो करता है वो सिस्टम वर्क करता है, और इस केस में वर्क डन आया था माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। और अगर कंप्रेशन होगा, मतलब क्या है कि जब कंप्रेशन का केस आता है, जब वर्क डन में कंप्रेशन होता है तो सराउंडिंग वर्क करता है, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। और इस केस में जो वर्क डन आया था वो आया था पी डेल्टा वी, साइन जो था उसका पॉजिटिव था, ठीक है ना। ये था। और एक आपको बताया थे कि जब आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन अगर होता है तो उस केस में वर्क डन जो होता है आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन की अगर बात करोगे तो आइसोथर्मल रिवर्सेबल जब एक्सपेंशन होता है, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर एक्सपेंशन होता है रिवर्सेबली, अगर एक्सपेंशन होता है तो उस केस में डब्ल्यू जो होता है वो होता है -2.303 nRT log V2 बाई V1, log V2 बाई V1, ये वर्क डन आया था। और आप देखो कि ये आइसोथर्मल है और ये इरिवर्सेबल है, ये रिवर्सेबल है और ये इरिवर्सेबल है। तो ध्यान रखिएगा जब भी इरिवर्सेबल का वर्क डन होता है वह रिवर्सेबल के वर्क डन से कम होता है। तो आप एक पॉइंट यहां से बना सकते हैं कि द वर्क डन, नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि W रिवर्सेबल जो होता है वो ग्रेटर देन W इरिवर्सेबल, ठीक है ना। रिवर्सेबल का जो वर्क डन होता है वो इरिवर्सेबल के वर्क डन, इरिवर्सेबल प्रोसेस के वर्क डन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आप एक टर्म बना सकते हैं यहां से। तो यहां तक हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी को हम या तो यू से एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम उसको ई से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी देखिए, कोई भी सिस्टम है, कोई भी जब सिस्टम रहेगा तो एक पार्टिकुलर स्टेट पे, मतलब एक पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे इस सिस्टम के पास कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होता है, और वही एनर्जी कहलाता है इंटरनल एनर्जी। हर सिस्टम के पास मिनिमम अमाउंट में एनर्जी स्टोर होता है उसके अंदर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानिए कि ये पेन है, तो इस पेन पे अगर इस स्टेट में अगर देखोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है अंदर में, जिसके कारण से अपना शेप एक्वायर करके रखा हुआ है। अगर वो एनर्जी नहीं होगा तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी इस पे है वही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस हैव some definite amount of energy. Any substance has some definite amount of energy, amount of energy at particular temperature and pressure, at particular, एक फिक्स टेम्परेचर ले लो और प्रेशर उसकी बात कर रहे हैं, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर is known as इंटरनल एनर्जी। तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यू से या फिर ई से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो आखिर में होता क्या है, एक्चुअल इंटरनल एनर्जी आता कहां से है। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है, जैसे मानो कि हमारे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी है हमारे अंदर, और सारे एनर्जी को जोड़ के जो सारा पूरा टोटल एनर्जी बनता है वही कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। माने कि कोई सिस्टम के अंदर एटम्स है, माने कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये एटम और मॉलिक्यूल जो होता है, अगर सपोज करिए कि कोई एटम है, इस टाइप से न्यूक्लियस है उसका, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, गैस होगा, गैस सिस्टम में क्या होगा, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, ये सब होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए कि यह इलेक्ट्रॉन अगर ये रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन अगर मानिए कि यह रोटेट करता है तो ये होता है रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। अगर यह इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो कहलाता है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है।
ये होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। और अगर यह इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी पे एक्साइट होगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और अगर यह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर मूव करता है तो वह कहलाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे किया तो कहेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब हर टाइप का एनर्जी अलग अलग है ना। तो ये हर छोटे छोटे फॉर्म का एनर्जी को अगर एक साथ कंबाइन करोगे तो इंडिविजुअल कोई भी एनर्जी को आप इंडिविजुअल ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इंडिविजुअल ऑब्टेन करेक्टली ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। तो जब इस छोटे छोटे फॉर्म का एनर्जी को अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम उसको कंबाइंड फॉर्म में कह देते हैं कि जो सारे एनर्जी का जो सम होगा ना वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी आखिर में होता क्या है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी is the sum of all small form of energy, small form of all small form of energy, small form of energy like translational energy, like translational energy, rotational energy, vibrational energy, electronic energy, etc। मतलब हर छोटे छोटे फॉर्म के एनर्जी का सब होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इस इंटरनल एनर्जी जो होता है यह एक स्टेट फंक्शन होता है। यह सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब क्या है कि यह स्टेट फंक्शन होता है, यह सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। स्टेट फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कि डिपेंड करता है किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे वो डिपेंड करता है। ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी जो होता है जब अगर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है तो हम हमेशा निकाल सकते हैं उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि देखो कोई एक सिस्टम लेते हैं, अगर मानिए केस वन, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो कोई एक रिएक्टेंट है, सपोज करो ए से बी अगर कन्वर्ट कर रहा है कोई सिस्टम, इसका इंटरनल एनर्जी अगर यूए है, इसका इंटरनल एनर्जी यूबी है। और आप जान रहे हैं कि यूबी माइनस यूए अगर पॉजिटिव हो जाए, कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि ये यूए की वैल्यू 100 जूल है और यूबी की वैल्यू जो है 120 जूल है। इसका मतलब यूबी माइनस यूए क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव आना होगा। तो ये 20 जूल कहां से ले आया, तो 20 जूल तभी आता है तो उस केस में सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है। मतलब क्या है कि हीट, इस केस में कह सकते हो कि हीट गेन बाय द सिस्टम, सिस्टम से क्या करेगा, हीट गेन करेगा, ठीक है ना। जब सराउंडिंग क्या करेगा, जहां पे सिस्टम ए से बी में जब कन्वर्ट हुआ तो उस केस में अगर डेल यू बी माइनस यू ए अगर पॉजिटिव हो, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब वो होता है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट गेन करता है, हीट गेन बाय द सिस्टम। अगर केस टू अगर देखा जाए, केस टू में अगर आप देखिए, केस टू में अगर देखिए माने कि यू ए से अगर ये बी गया, सिस्टम ए से बी गया और उस केस में यूए ए का इंटरनल एनर्जी, बी का इंटरनल एनर्जी यूबी है और यूबी माइनस यूए का वैल्यू निगेटिव है। मतलब ये है कि यहां पे स्टार्टिंग में 100 था सपोज करिए और यहां पे इसकी वैल्यू 80 हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल -20 के आसपास होने वाला है। मतलब जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। और निगेटिव हुआ इसका मतलब ये 20 जूल एनर्जी, 20 जो बचा 20 वो कहां चला गया, तो सिस्टम सराउंडिंग को दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि हीट
लूज बाय द सिस्टम, या लूज की जगह रिलीज कर सकते हैं हम लोग, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, सिस्टम टू द सराउंडिंग। हीट जो क्या करेगा, वो सिस्टम सराउंडिंग को हीट रिलीज कर देता है, तो वो कहलाता है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर केस 3 को देखा जाए, एक और केस बनता है, अगर हम टेम्परेचर, अगर केस 3 में आप देखोगे कि अगर हम एक काम करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एक्सचेंज करें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट अगर एक्सचेंज करें, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कर लिया जाए, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रखते हैं, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रखते हैं, मानिए कि ए से अगर बी गया सिस्टम, तो उस केस में ए का इंटरनल एनर्जी यूए है, बी का इंटरनल एनर्जी यू बी है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसका भी वॉल्यूम बी ए और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी बी, जो कि दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम देखो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आप डेल्टा वी करते हो, डेल्टा वी, अगर आप डेल्टा वी निकालते हैं तो ये तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, वी वी माइनस क्या होगा, वी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। और अगर डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी अगर अगर यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो आप कह सकते हो कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया जाए तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाता है, मतलब टोटल वर्क डन, total work done by the system will zero, will be zero, will be zero। एक टर्म आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके यूज करने वाले हैं बस यहाँ पे, और इसके बारे में फर्स्ट लॉ क्या होता है उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी समझिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है दैट इज क्यू माइनस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू कब होता है, जब वहां पे सराउंडिंग वर्क करता है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो डब्ल्यू की वैल्यू वहां निगेटिव होता है, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू की, यहाँ पे आप जानते हैं कि डब्ल्यू जब कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर लेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो होने वाला है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ क्यू, और भी हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या है कि अगर सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं करेगा तो जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है, एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, वो सारा का सारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, या भी नीचे लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the change in internal energy, delta u, what is delta u, change in internal energy, change in internal energy, internal energy, change in internal energy is equal to, या is the heat exchange by the system, is the heat exchange by the system। वो जो हीट का जो एक्सचेंज करेगा उसी की हम बात कर रहे हैं, is the heat exchange by the system, is the heat exchange by the system, heat exchange by the सिस्टम। मतलब क्या है कि डेल्टा यू जो केस थर्ड में आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर ले तो उस केस में जो टोटल हीट या एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो सब कहां चला जाता है, उसके इंटरनल एनर्जी के एक्सचेंज में खर्च हो जाता है। इसके बाद अभी आपने देखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आपने दो चीज देखा, अगर डेल्टा यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, इसका मतलब जो है वो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा सराउंडिंग से। अगर डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपने ये देखा कि सिस्टम एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग को। और आपने देखा कि अगर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी हो जाए, कब होता है क्यू भी, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हीट के बराबर हो जाए, इसका मतलब सिस्टम कोई वर्क करने वाला वहां पे नहीं है, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होता है उसके उसमें जीरो होता है। अगर सिस्टम कोई भी काम ना करे,
सिस्टम अगर कोई भी काम ना करे तो सारा का सारा हीट जो आता है वो डेल्टा यू में चला जाता है। आप इसको इमेजिन करो कि आप एक बाइक पे बैठे हो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिए, फ्यूल जल रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन चक्का चल नहीं रहा है। कहने का मतलब वर्क उसमें हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा एक समय में, जब आप जितना एक्सीटर लोगे, जितना ज्यादा फ्यूल बढ़ाओगे, फ्यूल को जलाओगे, उतना ही एनर्जी बढ़ेगा और सारा का सारा एनर्जी कहां चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि धीरे 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 आपका बाइक गर्म होना शुरू हो जाएगा, अंदर की एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब सारा का सारा हीट कहां चला गया, इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला गया। पहले आपका बाइक ठंडा था, अब देखोगे वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद फिर भी काम नहीं करोगे, खुला चालू करके छोड़, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, एकदम जल के एकदम लाल हो जाएगा, फिर आग भी पकड़ सकता है उसमें। कहने का मतलब क्या है कि अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, अंदर का इंटरनल एनर्जी जो हो जाता है वो बढ़ता चला जाता है, अगर वो हीट अगर वर्क वो परफॉर्म ना करे तो। इसलिए वर्क करना बहुत जरूरी है, वर्क करना बहुत जरूरी है। वर्क जितना करिएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही सिस्टम आगे प्रोसीड करेगा, या तो एनर्जी लूज करेगा या फिर एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा सराउंडिंग से। अगर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ तो सारा का सारा एनर्जी चला गया कहां पे, उससे इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला गया वो सिस्टम के। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसके आगे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दिया था हेल्महोल्ट्ज ने, हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नेम है, हेल्महोल्ट्ज ने दिया था, और इसी लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये होता क्या है इसको भी देखिए। आप जानते हैं कि अगर ये हमारा सिस्टम है जिसपे वर्क परफॉर्म होने वाला है, ये क्या है, ये अगर हमारा सिस्टम है और इस पे ही वर्क परफॉर्म होने वाला है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो होता है सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है और ये है, ये सिस्टम है, ठीक है ना। और अगर ये सपोज करिए कि ये सराउंडिंग और सिस्टम हीट का एक्सचेंज करता है, हीट का एक्सचेंज करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है, एनर्जी या तो लेता है सिस्टम या फिर एनर्जी लूज करता है, लूज करता है। अगर माने सिस्टम की एनर्जी अगर 100 है, सपोज करिए सिस्टम की एनर्जी 100 है और सराउंडिंग की एनर्जी x है, ठीक है ना, x है। अगर ये 20 अगर देगा x को, 20 अगर देगा x को, तो इसका हो जाएगा 80, सिस्टम का 80, और ये हो जाएगा x प्लस 20, सराउंडिंग क्या हो जाएगा x प्लस 20। लेकिन ओवरऑल एनर्जी कितना होगा, ओवरऑल एनर्जी अगर यूनिवर्स का एनर्जी की बात करें, मतलब दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एनर्जी अगर जोड़ दोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, x प्लस 100 ही तो रहेगा। मतलब क्या है कि चाहे इसका एनर्जी इसमें जाए चाहे इसका एनर्जी इसमें जाए, रहेगा तो यूनिवर्स के अंदर ही रहेगा। मतलब कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो, सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी जो होता है दोनों का जोड़ हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब क्या होता है कि आप ओवरऑल एनर्जी को ना किसी कारण से आप ना खर्च कर सकते हो, ना ही उसे बना सकते हो। कहने का मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ओवरऑल टोटल एनर्जी जो होता है सिस्टम का और सराउंडिंग का वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। या फिर ये कह सकते हो यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द sum of the total energy, of the system and surrounding, of the system and surrounding, of the system and surrounding is always constant। हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और ऑलवेज कांस्टेंट। और उसी को कहते हैं और कंजर्व, कंजर्व मतलब सुरक्षित है, कंजर्व इट मींस दैट there is conservation of energy, there is conservation
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, इस टाइप से होता है, मतलब यूनिवर्स का एनर्जी जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ द पॉइंट्स आर फॉलोइंग, सम ऑफ द पॉइंट्स आर फॉलोइंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सम ऑफ द पॉइंट्स आर फॉलोइंग, पॉइंट्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट होता है ये है कि एनर्जी को आप ना ही बना सकते हो ना ही आप उसको बिगाड़ सकते हो, मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को आप नहीं बना सकते हैं ना ही आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, नाइदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब उसको आप नहीं बना सकते हैं और ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है, इट ओनली convert it only convert one form of energy into other form, ठीक है ना, वो एक फॉर्म एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर सपोज करिए कि एक फॉर्म की एनर्जी अगर मान 50 जूल एनर्जी अगर एक फॉर्म का अगर खत्म हुआ तो बराबर अमाउंट में 50, मतलब अगर 50 जूल अगर एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो बराबर अमाउंट में मतलब 50 जूल एनर्जी क्या होगा, वापस से बन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में अगर 50 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है तो वापस क्या होगा, 50 जूल एनर्जी वापस में डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का कोई भी फॉर्म अगर डिसअपियर होता है, खत्म होता है, एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी disappear, then the equivalent amount of then the equivalent amount of then the equivalent amount of new form of energy will appear, अगर माने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर डिसअपियर होगा तो उतना ही अमाउंट में नया फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, एपियर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट को आप देखोगे तो इसमें एक ये होता है कि अगर यूनिवर्स का एनर्जी की बात करें कि ओवरऑल यूनिवर्स की का जो एनर्जी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो थर्ड पॉइंट कह सकते हो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ओवरऑल एनर्जी of the universe kept constant, of universe kept constant, इसको ये हमेशा कांस्टेंट होता है, kept, यूनिवर्स का एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, kept constant, ठीक है। और अभी तक इसमें ऐसा होता है कि ऐसा कोई परपेचुअल मशीन अभी तक बनाया नहीं गया है, एक टर्म आता है परपेचुअल, परपेचुअल मतलब क्या होता है कि वो खुद ब खुद चले, मतलब बिना एनर्जी लिए हुए वो वर्क परफॉर्म कर दे, तो वो होता है परपेचुअल, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट perpetual machine, construct any perpetual machine that can convert work, that can convert, that can convert के बेटर है कि यहां वर्क परफॉर्म करिए, that can perform work without consuming energy, without consuming energy, मतलब अभी तक ऐसा कोई मशीन डिजाइन नहीं किया गया है
या ना ही हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये कि आप उसे बना लो कि बिना एनर्जी लिए हुए, बिना फ्यूल खर्च किए हुए आप वर्क परफॉर्म कर दो। ऐसा कुछ मशीन, ऐसा कुछ डेवलप आज तक नहीं किया गया है और आप कर भी नहीं सकते उसे। ऐसा फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है, आगे क्या होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो ये है फर्स्ट लॉ का डेरिव, ये क्या उसका थ्योरेटिकल क्या अप्रोच है। अब मैथमेटिकल फॉर्म देखो इसका, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है। मैथमेटिकल फॉर्म में ये होता है कि अगर सपोज करिए कि कोई एक सिस्टम ए से अगर बी में जाता है, ए का एनर्जी अगर यूए है, बी का एनर्जी, बी का इंटरनल एनर्जी क्या है, यूबी है, और यह क्यू अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू अमाउंट में हीट ले रहा है, लेगा तो कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, अगर कोई हीट ले रहा है तो क्या करेगा, वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि लेट अस सपोज, आप ऐसा मानिए, let us suppose the internal energy of A, the internal energy of A is UA, है ना, and that of B, is UB, है ना, इस टाइप से। द सिस्टम गेन एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा, एंड कन्वर्ट इनटू, और वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड कन्वर्ट इनटू वर्क, एंड या फिर एंड परफॉर्म वर्क, एंड परफॉर्म सम वर्क, कुछ वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, एंड परफॉर्म सम वर्क, डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, तो इस यहां पे आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना एनर्जी पहले था, आफ्टर द चेंज सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगा, ओवर यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। मतलब कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम यहाँ ये कह सकते हो ना कि देखो, एनर्जी चेंज, जितना एनर्जी का चेंज हुआ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि ए से बी में जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी चेंज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इक्वल होगा एनर्जी चेंज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के, एनर्जी चेंज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है। एनर्जी चेंज आफ्टर, एनर्जी चेंज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी चेंज क्या होगा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होता है। अब देखो यहां से क्या होता है कि जो एनर्जी का चेंज है, अब यहां पे आप ये कह सकते हो कि अगर सिस्टम ए है, मतलब इसका एनर्जी कितना है ओवरऑल, तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कितना था, तो यूए था, और इस यूए पे आपने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वर्क भी कर दिया। ठीक है ना, मतलब यूए एनर्जी, ए का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, साथ में हीट लिया और कुछ वर्क परफॉर्म किया, तो उसके लिए भी डब्ल्यू होगा एनर्जी। अब ये क्या किया, ये बराबर किसके होगा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यूवी के बराबर होगा, इस टाइप से। और आप इसे ये कह सकते हो कि क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यूवी माइनस यूए, यूवी माइनस यूए। और आप ये कह सकते हैं कि यूवी माइनस यूए होता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू का साइन यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और डब्ल्यू का साइन जब भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब होता है कि वहां पे वर्क सराउंडिंग कर दे रहा है सिस्टम पे। जब डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो वहां पे सराउंडिंग वर्क करता है। ठीक है ना, और डब्ल्यू अगर नेगेटिव होता है तो वहां पे सिस्टम वर्क करता है। तो अगर डब्ल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, तो कह सकते हैं द वर्क डन बाय द सराउंडिंग, या वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क कहां पे हुआ, किया जा रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं, द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर एक चीज और है, अगर सपोज करिए कि सिस्टम ने वर्क किया, वो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो उस केस में यही फॉर्म हो जाएगा, डब्ल्यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू का साइन निगेटिव है, और इसलिए हम कह सकते हैं द निगेटिव साइन shows that the negative sign shows that
द वर्क डन, द वर्क डन, निगेटिव साइन यह बताता हमें है कि वर्क डन हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये सारा केस जो है वो इन इसका है। तो आप मैथमेटिकल फॉर्म देख लिया कि फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या फिर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशंस।